वेलकम बच्चों, ज्योग्राफी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे भारत में लौह इस्पात से संबंधित उद्योगों के बारे में। जैसे कि हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था कि भारत में जो लौह इस्पात कंपनियां हैं या जो लौह इस्पात उद्योग हैं वो किस किस प्रकार से और कब से वो स्टार्ट माने जाते हैं, यानी कि भारत में वो किन किन जगहों पर वह उनकी शुरुआत की गई थी और किन किन जगहों पर वो जो है कि किस देशों के सहयोग से या उसके जो भी स्वामित्व थे या उस कंपनियों पर जो भी जिनके अधिकार रहे जो काम किए थे उनके बारे में भी हमें आइडिया है। जैसे हमने बताया था कि उससे विकास से संबंधित, जैसे आपका जमशेद जी टाटा थे जिन्होंने आपका झारखंड से या जमशेदपुर से इसकी शुरुआत की थी। तो उसी कड़ी में हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ गए हैं। तो हम लोग यहाँ पर एक्चुअली आप जो हेडिंग देख रहे हैं कि भारत में लौह और इस्पात उद्योग, ठीक है। तो हम लोग लौह और इस्पात उद्योग के ही बारे में पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ेंगे, उसके विकासों के बारे में पढ़ेंगे कि भारत में लौह इस्पात उद्योग जो है कि विकसित कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ, इसमें निजी कंपनियों का जो है योगदान कितना रहा है या सरकारी सहयोग इसमें कितना रहा है, उन्हीं सब पहलुओं पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो बारी बारी से पेन और पेपर लेकर के आप बैठिए। मैं जो है कि लिखते जाऊंगा, टॉपिक भी लिखते जाऊंगा और कहाँ पे वो स्थापित है वो भी लिखते जाऊंगा, किन देशों के सहयोग से उसकी स्थापना की गई है वो भी लिखते जाऊंगा। तो थोड़ी सी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि देखिए, जब विकास की बात आती है, भारत में इस्पात उद्योग की बात हम लोग करते हैं और उसकी विकासों पर अगर नजर दौड़ाते हैं तो हम लोग पाते हैं कि दो भागों में, जैसे हमने पिछले कक्षाओं में आपको बताया था कि इसको दो पार्टों में देखना ज्यादा उचित होगा। पहले वाला पार्ट जो है कि आजादी से पहले, ठीक है, और दूसरा वाला पार्ट है आजादी के बाद। तो हम लोग तो हमने इसका एक पार्ट जो है पहले कक्षा में पढ़ चुका है जो आजादी से पहले था, यानी कि जो आपका 1907 में, सॉरी 1908 में, 1923 में और एक 1907 में भी इस तरीका से भारत के विभिन्न जगहों इट मीन्स 3 जगहों पर कंपनी देखने के लिए मिला होगा। एक आपको दामोदर घाटी क्षेत्र में मिला होगा, आपको एक गोदावरी वाला बेल्ट में मिला होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से बाकी अन्य जगहों पर। तो एक चीज मैं इंफॉर्मेशन के लिए बता देना चाहता हूँ कि कंपनियां जो है कि इस्पात कंपनियां ज्यादातर जहां पे कच्चे मटेरियल अवेलेबल होते हैं ना वहां पे स्थापित किए जाते हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है क्योंकि कच्चा माल उसको आसानी से मिल पाता है। तो इस्पात कंपनी के लिए जो कच्चा मटेरियल है, ठीक है, इस्पात कंपनी के लिए कच्चा मटेरियल क्या हो सकता है? तो इस्पात कंपनी के लिए कच्चा माल जिसको हम लोग कह सकते हैं, कच्चा माल क्या क्या हो सकता है? इसको ना हम लोग रॉ मटेरियल बोलते हैं, रॉ। तो उसके लिए रॉ मटेरियल क्या क्या हो सकते हैं? तो रॉ मटेरियल जो है आपका जैसे इस्पात संयंत्र है, तो इस्पात संयंत्र के लिए रॉ मटेरियल, जैसे देखिए रॉ मटेरियल हर उद्योगों के लिए बदलता है, यानी कि जिस प्रकार के आप उद्योग करेंगे उसके हिसाब से रॉ मटेरियल होने लगता है, ठीक है। तो रॉ मटेरियल, इसका जो लौह इस्पात उद्योग है इसका रॉ मटेरियल क्या है? तो रॉ मटेरियल है आपका कोयला हो सकता है, ठीक है, आपका कोयला हो सकता है, आपका चूना पत्थर हो सकता है, चूना पत्थर जो है आपका हो सकता है, फिर जो है कि आपका लौह अयस्क हो सकता है, लौह अयस्क होगा, ठीक है। या इसके लिए किसके लिए, जो लौह इस्पात उद्योग है उसके लिए कच्चा मटेरियल हो गया, यानी कि उसी जगह पर ये इस्पात संयंत्र लगाए जाते हैं या ऐसे उद्योग लगाए जाते हैं जहां पर ये चीजें अवेलेबल हो, ठीक है। तो भारत में जिस भी जगह पर इस्पात कंपनियों का स्थापना किया गया है वो या तो वो कोयला उस पर रहा हो, लौह इस्पात अयस्क रहता हो या चूना पत्थर की उपलब्धता वहां पे रहता हो, तो वहीं पे ये ऐसे उद्योग फलते फूलते हैं
और वहीं पे ऐसे उद्योग लगाए जाते हैं। तो आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए। आप और पेन और पेपर जो है कि निकाल करके रख लीजिए, और मैं जैसे जैसे लिखता जाऊंगा वैसे वैसे आप लिखेंगे, ठीक है। और लास्ट में आप स्क्रीनशॉट्स वगैरह रख सकते हैं। आप बहुत सुंदर नोट्स तैयार होगा, आपको शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएगा, आसान हो जाएगा आपको। परीक्षा में जब नजदीक जब एग्जाम्स आएंगे तो उस समय आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी। इसलिए आप पेन और पेपर लेकर ही बैठेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो अब हम लोग बारी बारी से इसको देखते हैं। हम लोग मूल हेडिंग क्या देंगे। हेडिंग आप दीजिए कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, ठीक है, यानी कि जो देश में जो स्वतंत्रता प्राप्ति हुआ, यानी कि देश आजादी के बाद की बात कहा जा रहा है। जब देश आपका आजाद हुआ उस समय की बात कहा जा रहा है। हम लोग आजादी से पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। हम लोग आजादी से पहले पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े थे आप शुरू में ही जान लिए कि जो 1907 में, 1908 में या 1923 में जिस प्रकार से कंपनियों का आगमन हुआ भारत में, लौह इस्पात कंपनी का, वो देखने योग्य रहा। उसको वो किस प्रकार से रन किया गया और कहाँ कहाँ वो स्थापित है, वो सब भी देखें। अब हम लोग आजादी के बाद देखते हैं, ठीक है। तो आप हेडिंग लगाएंगे क्या कि स्वतंत्रता बाद या आजादी बाद, आफ्टर फ्रीडम, ठीक ना, या इंडिपेंडेंस कहा जा सकता है। तो आप हेडिंग दीजिए कि स्वतंत्रता बाद, स्वतंत्रता बाद, या स्वतंत्रता प्राप्ति भी आप लिख सकते थे। स्वतंत्रता बाद भारत में स्थापित लौह इस्पात कंपनी, लौह इस्पात उद्योग लिख दीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। उद्योग, स्वतंत्रता बाद भारत में स्थापित लौह इस्पात उद्योग। तो देखिए, जब देश आपका आजाद हुआ उसके बाद कहा जाता है 1947 में अपना देश आजाद होता है। और इलेक्शन जो है कब कराए जाते हैं, इलेक्शन आपको यानी कि पहला आम चुनाव 1951 से 52 माना जाता है, ठीक है। यानी कि शुरुआत 51 में हुआ था और टाइम आते आते मतलब 1 साल लग गया था, क्योंकि उस समय देश में जैसे कहाँ वोटिंग कराएंगे, बूथ का सिलेक्शन करना है, अधिकारी नियुक्त करना है, मत पेटी तैयार करना है, बैलेट पेपर बनाने हैं, फिर उसके बाद इलेक्शन के लिए आपको डेटा अवेलेबल नहीं था कि कौन लोग वोट मारेंगे, ठीक ना। तो इस तरीका से वो तैयार करने जा रहा है कि वोटर लिस्ट लोगों का तैयार नहीं था। इन सारे कामों में 1 साल का समय लग जाता है, तो वो 1952 माना जाता है। 51 से 52 कहा जाता है। तो 52 में चुनाव होते हैं, ठीक है, और देश जो है कि लोकतांत्रिक विधि से चलने लगता है। तो अब उसी दरमियान देश में यह सोचा जाने लगता है कि देश को विकास की दिशा में कैसे लेकर के जाया जाए। तो देश को विकास की दिशा में ले जाने के लिए, ठीक है, सरकार ने प्लान बनाया था आपका एक 5 ईयर प्लान, जिसको हम लोग बोलते हैं पंचवर्षीय योजना। जब तक आप पंचवर्षीय योजना थोड़ा नहीं समझेंगे, ये चीजें थोड़ा सा मतलब मुश्किल हो जाएंगी। तो पंचवर्षीय योजना जो है कि देश को विकसित बनाने के लिए, देश को विकास के दौर में आगे दौड़ाने के लिए देश में पंचवर्षीय योजनाएं लाई जाती हैं। और वो 5 साल का योजना है। 5 साल में सरकारें जो है कि एक टारगेट सेट करती है, एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि हम लोगों को किन किन सेक्टरों में क्या क्या अचीवमेंट कर लेना है, ठीक है, या कितना मतलब इकोनॉमी के लिहाज से वह बेहतर हो सकता है। तो उस उद्योगों को बढ़ाने के लिए या उन सेक्टरों को बढ़ाने के लिए सरकारें जो है कि अपना प्रयास करती है, और इन्वेस्टर के द्वारा भी मतलब उसको दिशा देने के लिए प्रयास किए जाते हैं। तो 5 साल जो पंचवर्षीय योजना रहा, तो पंचवर्षीय योजना में सबसे पहला नंबर
कि शुरुआत में जो पहली पंचवर्षीय योजना थी, तो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो है आपका 51 से 56 है, ठीक है। फिर जो है 56 से 61 है, और इसी तरीके से 5-5 साल पर आपका पंचवर्षीय योजना देश में लागू होता है, ठीक है। तो आपका पहला पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से 56 तक रहा है, 5 साल तक, ठीक है। तो पहले जानकारी के लिए कि फर्स्ट जो पंचवर्षीय योजना था इसको फर्स्ट 5 ईयर प्लान बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान था। उस 5 ईयर प्लान में प्रथम पंचवर्षीय योजना में यह चीजें देखी गई कि हम लोगों को उद्योग को बढ़ाना है, लेकिन यह किसी भी तरीके से प्रथम पंचवर्षीय योजना में शुरू नहीं हो पाया। तो आता है द्वितीय पंचवर्षीय योजना का काल। तो हम लोग 22 पंचवर्षीय योजना के थ्रू इस्पात जो लौह इस्पात उद्योग है वो कैसे विकसित होता है भारत में, ठीक है, उस पर चर्चा करेंगे। एक्चुअली हम लोग पंचवर्षीय योजना पूरा प्रिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, पूरा हम लोग पंचवर्षीय योजना यहाँ पे अभी नहीं पढ़ना है, लेकिन उसके थ्रू आपको बता दिए जाएंगे। तो आपका पंचवर्षीय योजना भी 2-3 पंचवर्षीय योजना भी कवर होगा, और इसके अलावा जो है कहाँ लौह इस्पात कंपनी खोले गए वो भी आपको पता चल पाएगा। तो वही हम लोग स्वतंत्रता बाद स्थापित लौह इस्पात उद्योग देखेंगे, या उसके विकास, उसको विकास भी कहा जा सकता है। तो सबसे पहला हम देखेंगे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में सोचा गया था, लेकिन यहाँ स्टार्ट होता है कब से, आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना से। तो हम लोग इसका विकास करते हैं, ठीक है। यहाँ पर विकास बनाएगा, ये आपका शॉर्ट नोटिस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ विकास लिखेंगे, ठीक है। ये है आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान है। फर्स्ट 5 ईयर YP लिखते हैं, ठीक है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान यानी कि प्रथम पंचवर्षीय प्रथम पंचवर्षीय योजना में आपका आता है कब। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना यानी कि पहला 51 से 56 था, 56 से 1956 से ये करके 1961 का काल है प्रथम पंचवर्षीय योजना का काल रहा है। प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में क्या किया गया, हम लोग वो चीजें देखेंगे। हम लोगों को प्रथम पंचवर्षीय योजना नहीं पड़ता है, तो हमने इसमें 3 कार्य देखे, ठीक है। 3 कार्य देखे, तो 3 कार्य बना दिए, ठीक है। हम दिक्कत नहीं, चलिए जब दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। या सॉरी, इसको ना प्रथम नहीं हम लोग द्वितीय बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, ये आपका सेकेंड प्लान, ठीक है। ये आपका सेकेंड प्लान, इसको हम लोग सेकेंड प्लान। फर्स्ट में तो हुआ ही नहीं, द्वितीय आपका पंचवर्षीय योजना काम रहा। तो पहला क्या किया गया इसमें कि ब्राह्मणी घाटी में, ठीक है, ब्राह्मणी घाटी में, ठीक है, एक आपका लौह इस्पात उद्योग लगाया जाता है, ठीक है, ब्राह्मणी घाटी में। और यह ब्राह्मणी घाटी है कहाँ भैया, ये है आपका उड़ीसा में, ठीक है। ये कहाँ है आपका, उड़ीसा में ब्राह्मणी घाटी। ब्राह्मणी घाटी में एक लगाया जाता है। दूसरा लगाया जाता है आपका महानदी के घाटी वाला इलाका में, महानदी घाटी में, ठीक है। एक्चुअली में आपसे सवाल पूछेगा तो वही पूछेगा आपका कि उड़ीसा में लगाया गया, दूसरा महानदी घाटी में हो गया, दूसरा आपका महानदी घाटी में। तो महानदी का जो घाटी है वो आपका भिलाई पड़ता है। भिलाई का नाम सुने होंगे आप लोग ना, ठीक है। एक भिलाई में स्थापित किया जाता है। और एक चीज मैं बता दूं कि जो भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना है, उन पंचवर्षीय योजना में विदेशी सहायता लिया गया था, यानी कि आपका जर्मनी और आपका सोवियत संघ, आपका ब्रिटेन, इन देशों ने
या जो इस्पात कंपनी है वह इस इस्पात कंपनी को लगाने के लिए मतलब राजी होती है, फंड वगैरह जो है आपको वही देता है। और उसी के सहयोग से, उसी के हेल्प से भारत में यहाँ ब्रह्मणी नदी के तट पर उड़ीसा में आपका लौह इस्पात का कारखाना खोला जाता है। आपका फिर महानदी घाटी वाला में जो भिलाई के नाम से जाना जाता है, एक्चुअली में जगह भिलाई है, तो वो वहाँ पर होता है। और एक है आपका दामोदर घाटी, ठीक है, एक है आपका दामोदर घाटी में दामोदर घाटी में कहाँ पर? दुर्गापुर। कहाँ पर? यह है आपका दुर्गापुर। दामोदर घाटी वाला एरिया जो है आपका दुर्गापुर आ जाता है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इसकी जो सहायता किया, ठीक है, यानी कि इसको सहायता जो है पश्चिमी जर्मनी, हम पेन बदल देते हैं तो आपको समझ में आएगा। ये आपका पश्चिमी जो है कि पश्चिमी जर्मनी की सहायता से बना। पश्चिमी जर्मनी मदद करता है भारत को। और जो महानदी घाटी है, जो महानदी घाटी में, तो महानदी घाटी का जो भी है आपका इसको सोवियत संघ सहायता करता है। सोवियत यूनियन जिसको हम लोग बोल सकते हैं, या सोवियत संघ की सहायता से, सोवियत संघ की सहायता से यह स्थापित होता है। और ये उड़ीसा में ना भिलाई जो है आपका उस समय एमपी में होता था, ठीक ना, यहाँ पर लिख देते हैं। उस समय भिलाई, ये वाला इलाका जो है, क्या वाला, ये उस समय कहा था एमपी में था, यानी कि उस समय तत्काल जो है कहाँ था? तत्काल आपका एमपी में था, ठीक है। लेकिन प्रोजेक्ट डे की अगर बात करें, वर्तमान के लिए हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो वर्तमान में आपका ये छत्तीसगढ़ में चला गया है। कहाँ गया है? छत्तीसगढ़ में का हिस्सा है, यानी कि जो भिलाई है वो अभी प्रोजेक्ट डे में छत्तीसगढ़ है, यह बात याद रखना है। और जो दामोदर घाटी में है ये दुर्गापुर, ये है आपका पश्चिम बंगाल में। ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। यह आपका कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। तो ये पश्चिम बंगाल में है, तो इसको भी किसी देश ने सहायता किया होगा ना, तो यह आपका ब्रिटिशों की सहायता से, ठीक है, ब्रिटिशों की सहायता से, ब्रिटिशों की सहायता से आपका दामोदर घाटी में जो दुर्गापुर है वहाँ पे लौह इस्पात उद्योग को विकसित किया जाता है। और ये जो भी उद्योग है, ठीक है, जो भी उद्योग है ये सब पब्लिक सेक्टर के हैं, ठीक है, और जो है आपका पब्लिक सेक्टर का उद्योग है, ठीक है। जो भी तीनों उद्योग है, इन तीनों उद्योगों पर यानी कि यह सरकार का है, और सरकार का है तो इसमें अलग अलग भिन्न देशों ने भी मदद किया। तो मैं चाहूँगा कि इसको आप नोट्स कर लें या शेयर शॉर्ट ले लें। आपको सवाल ऐसे आ सकते हैं, मैं सवाल का आइडिया दे देता हूँ। स्वतंत्रता के बाद यानी कि भारत में इस्पात उद्योगों के विकास पर प्रकाश डालिए, ऐसा सवाल हो सकता है। आप इसको स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हैं कि पंचवर्षीय योजना काल में इसको स्टार्ट किया गया था, बट यह उस समय पूरा नहीं हो पाया। जब सेकेंड 5 ईयर प्लान आता है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, उसमें 1956 से 61 का काल में, उस समय द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने 3 जगह पर लौह इस्पात उद्योग को विकसित करती है। पहला ब्राह्मणी घाटी में जो उड़ीसा में पड़ता है, और इसमें पैसा इन्वेस्ट करने वाला देश जो है आपका पश्चिमी जर्मनी है। दूसरा है आपका महानदी घाटी में, ठीक है, जो भिलाई में पड़ता है, और भिलाई अभी प्रेजेंट में छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। उस समय एमपी में होता था, लेकिन अभी छत्तीसगढ़ में है।
और किसको सहयोग किया था भिलाई को? सोवियत संघ की सहायता से। दामोदर घाटी में दुर्गापुर जो है पश्चिम बंगाल में, यह ब्रिटिशों की सहायता से बना था। और इस प्रकार से लौह इस्पात उद्योग भारत में आज़ादी के बाद 3 लौह इस्पात उद्योग लगाए गए और यह तीनों पब्लिक सेक्टर का है। ठीक है, इसके अलावा भी ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, तो आप ध्यान में रखेंगे इसको बारी से कि जो ब्रह्मी नदी घाटी में जो उड़ीसा में लौह इस्पात संयंत्र लगाए गए हैं वह उसमें कौन किस देश के सहयोग से लगाया गया है, ऐसा सवाल पूछता है। ठीक है, बीपीएससी पूछ सकता है, बीएसएससी पूछ सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी पूछते हैं और आपका कोड एग्जाम भी पूछता है। तो आपको प्रेजेंट डे में तो फायदा है ही, आपको फ्यूचर में भी फायदा है, इस बात को अगर ध्यान रखेंगे तो। ठीक है, आपका पश्चिमी जर्मनी हो गया ब्रिटिश की सहायता से और महाराष्ट्र जो है सोवियत संघ की सहायता से स्थापित होता है। ठीक है, इसके अलावा भी भारत में कुछ निजी क्षेत्र के भी कुछ जो है निजी क्षेत्र भी है। ठीक है, भारत में कुछ कुछ निजी क्षेत्र के भी, ये तो पब्लिक सेक्टर का है ही, कुछ निजी भी है। निजी बोले तो प्राइवेट, कुछ निजी क्षेत्र के कुछ निजी क्षेत्र में जो उद्योग है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कुछ निजी क्षेत्र के इस्पात उद्योग, कुछ निजी क्षेत्र के इस्पात उद्योग। निजी क्षेत्र के इस्पात उद्योग में कौन कौन है? ठीक है, हम लोग यहाँ पर देखेंगे। एक का नाम सुने होंगे आप, टिस्को, TISCO, इसका फुल फॉर्म है टाटा आयरन एंड स्टील और दूसरा का नाम सुने होंगे आप, इसको IISO, इसका पूरा नाम हो जाएगा आपका आयरन, इंडियन आयरन एंड स्टील और 5 कंपनियों की स्थापना है जो है आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में होता है। यानी कि आज़ादी के बाद पहला जो है कंपनियों का विकास जो है या इस्पात उद्योगों का विकास जो है इस प्रकार से किया जाते हैं। ठीक है, आपके 3 सरकारी सेक्टर यानी पब्लिक सेक्टर के हो गए और 2 कंपनियां आपके निजी सेक्टर। ठीक है, आप इन बातों को ध्यान रखेंगे कि ये कंपनी जो भी है ये निजी कंपनी है और ये जो भी कंपनी है उड़ीसा भिलाई दुर्गापुर, यह जो है आपका पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं। तो इस यह है कि आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में स्थापित होता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट रखेंगे तो हमें अति खुशी महसूस होगा। ठीक है, चलिए ले लिए होंगे, हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी में। और एक चीज और बता देते हैं यहाँ पे कि इन सब का जो कैपेसिटी है ना, ठीक है, इन सब का कैपेसिटी जो है 10 लाख जो है 10 लाख टन इसका क्या है क्षमता है। ये जो तीनों कंपनियां हैं उनकी क्षमता जो है आपका 10 लाख टन है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके 5 कंपनी देते हैं, यानी कि तो आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल रहा है, तो हम लोग तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में भी देखते हैं कि इसके विकास पर जोर दिया गया। तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में फिर कहें कि पेन और पेंसिल लेकर के बैठे, पेन और कॉपी लेकर के बैठे, ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको मेरे यहाँ से। अगर आप लेकर के नहीं बैठेंगे तो आपको मेरे यहाँ से कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, यानी कि गांठ बांध के रख लीजिए। तो फिर फेज आता है आपका सेकेंड
5 ईयर प्लान हम लोग लिखेंगे, ठीक है। सेकेंड 5 ईयर प्लान, यानी कि थर्ड इसको बोले थर्ड 5 ईयर प्लान, ठीक है। थर्ड 5 ईयर यानी कि तृतीय पंचवर्षीय वर्षीय ऐसे होगा, पंचवर्षीय तृतीय पंचवर्षीय योजना में क्या किया जाता है? तृतीय पंचवर्षीय योजना में कौन कौन बात शामिल है? तृतीय पंचवर्षीय योजना में सबसे पहला बात कहा किया जाता है, ठीक है। सबसे पहला जो बात करता है तृतीय पंचवर्षीय योजना में, नंबर 1 ये लिखा है, तो इसमें कहता है कि जो आपका दुर्गापुर का कारखाना था, ठीक है, जो दुर्गापुर वाला कारखाना था, ठीक है, जो दुर्गापुर में कारखाना को उसका क्षमता है, दुर्गापुर कारखाना की क्षमता बढ़ाया गया, ठीक है। क्या किया गया? हम लोग विकास तक पढ़ रहे हैं, कहाँ किया? बढ़ाया गया, ठीक है। दुर्गापुर में जो था आपका जो पश्चिम बंगाल वाला, वेस्ट बंगाल वाला, उसकी कैपेसिटी क्या की गई? की गई। दूसरा बात क्या किया गया उसमें? दूसरा बात हुआ किसी काम में एक यूएसए साथ समझौता होता है, यूएसएसआर हम लोग सोवियत संघ बोलते हैं, ठीक है। सोवियत इसमें क्या किया गया? यूएसएसआर यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ रशिया या सोवियत यूनियन का लीडर हुआ करता था, ठीक है। तो ये सोवियत संघ हो गया। सोवियत संघ में क्या किया गया कि एक समझौता किया गया, सोवियत संघ से समझौता हुआ, ठीक है। समझौता होता है, इस बात के लिए समझौता होता है, सोवियत संघ से समझौता करके दामोदर घाटी, ठीक है, समझौता होता है। और समझौता क्या करता है कि दामोदर घाटी है, दामोदर कौन? पश्चिम बंगाल, ठीक है। दामोदर घाटी में क्या करना है? एक प्लांट खोलना है, किसका? दामोदर घाटी में एक प्लांट खोलना है, ठीक है। दामोदर घाटी में प्लांट खोलना है, कहाँ पर? बोकारो, ठीक है। कहाँ? बोकारो, ठीक है। तो उसका नाम रखा गया बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो स्टील लिमिटेड हम लोग या बोकारो स्टील लिमिटेड के नाम से, लेकिन सोवियत संघ से एक समझौता होता है कि दामोदर घाटी है, उस दामोदर घाटी में प्लांट खोले जाएंगे और उस प्लांट का नाम रखा गया बोकारो स्टील लिमिटेड, यानी कि इस्पात को एक कंपनी लगाया गया, एक तरह से उद्योग स्थापित किए गए, ठीक है। और अब यह जो है बोकारो जो आपका बोकारो स्टील प्लांट लगा, तो बोकारो स्टील प्लांट जो है ये लगा था कब? 1966 में, 1966 में, ठीक है। 1966 में लगा था और मैंने यह शुरू हो गया था 1966 में, लेकिन इसमें एक लेकिन बट आता है, ठीक है। बट क्या किया गया कि जो इसका धमन भट्टी है, ठीक है, धमन भट्टी की यानी कि जो भट्टी है, भट्टी चालू होता है कब? भट्टी को चालू किया जाता है इसका 1972 में, धमन भट्टी चालू होता है कब? 1972 में, ठीक है। 72 में धमन भट्टी चालू हो जाता है, देखिए 72 में धमन भट्टी चालू हो जाता है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि फिर जो है इस समय भी इस बात जो है कि स्टार्ट नहीं हुआ,
इस्पात जो है कि बढ़ना, इस्पात बढ़ना कब चालू होता है, बढ़ना, ठीक है, पूर्ण रूप से बढ़ना जो है कि चालू कब होता है, तब वो 2 साल बाद 1974 से इस्पात बनना इसमें शुरू हो जाता है, ठीक है, इस्पात बनना शुरू हो जाता है। और इस तरीका से हमने देखा कि आज़ादी के बाद भारत में किस तरह से जो लौह इस्पात उद्योग है उनको बढ़ाने की दिशा में सरकार ने कितना प्रयास किया और किन किन देशों से सहयोग लिया, तब जाकर यहाँ पर स्टील प्लांट जो है कि बढ़ाया जाए, ठीक है। इसी काल में एक और इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल इन्हीं जगहों पर खोले गए या इन्हीं जगह पर क्यों खोले गए, तो मैंने शुरुआत में ही बता दिया था कि इन जगहों पर खोले जाने का एक मुख्य कारण यही है कि जो रॉ मटेरियल है वो रॉ मटेरियल उनको आसानी से वहाँ पर मिल जा रहे हैं, ठीक है। जैसे दुर्गापुर में खोला गया तो इस जो भी आपका जो दामोदर घाटी है, ठीक है, या उस वाले इलाके में, ठीक है, क्या किया गया कि कोयला का मात्रा वहाँ पर जैसे ज़्यादा जाता है, उस बेल्ट में कोयला ज़्यादा भारी मात्रा में मिल जा रहा है, इसलिए उसको कच्चा मटेरियल को कोयला मिल जा रहा है, दमन भट्टी में झोंकने के लिए कोयला की आवश्यकता पड़ेगा ही पड़ेगा। तो अब बताइए कि उसको खोल दे यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कि बिहार में ही खोल देते हैं और बिहार से हम कोयला को मंगाएंगे दूसरे जगह, ये पॉसिबल है, कोयला भी मंगाना पड़ेगा, लॉ आयासक भी मंगाना पड़ेगा, तब जाकर कंपनी हम स्टार्ट करेंगे। इतना बेवकूफ़ी काहे ना करेंगे, नहीं करेंगे बेवकूफ़ी। जहाँ पे हमको वो चीज़ अवेलेबल हो वहीं पे काम करेंगे, समझे। तो जहाँ पे रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा कारखाने वहीं खोले जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है, कारखाने वहीं ज़्यादा मुनाफे कमा कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह का सर, लेकिन यहाँ पर ठहरिए थे और बात ज़्यादा नहीं है, बस अब लास्ट हो गया है, हम लोग कथा समाप्त करेंगे, अब ज़्यादा नहीं है। तो उसी में जो है इसके अलावा, ठीक है, वो जो 3 कंपनियाँ थी उन तीनों के अलावा कुछ अन्य जो है, कुछ अन्य इस्पात संयंत्र में लिख सकते हैं, कुछ अन्य कारखाने, ऐसे कारखाने का हमने साथ देखे, उन कारखानों के अलावा भी कुछ अन्य कारखाने भी स्थापित उस दौर में किए गए। उसमें से एक है आपका, मैं यहाँ पर लिखूंगा जगह और वो कारखाना का नाम है, वो आप इसको ऑब्जेक्टिव के फॉर्मेट में भी इसको आप सहेज के रखेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के फॉर्मेट में भी आप इसको सहेज करके रखेंगे। तो पहला है आपका सलेम, ठीक है, ये क्या है आपका सलेम है, ठीक है। दूसरा का नाम आप पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। एक है आपका विशाखापट्टनम, एक है आपका विशाखापट्टनम और दूसरा है आपका विजयनगर। उस काल में, ठीक है, जब 3 अन्य जगहों पर भी लौ इस्पात कारखाने खोले गए। तो सलेम कहाँ है भैया, तो सलेम मैं बता दूँ कि सलेम आपका तमिलनाडु में पड़ता है, तमिलनाडु में, ठीक है। आपका ये विशाखापट्टनम आंध्रा में पड़ेगा, मैं AP लिख दे रहा हूँ, और विजयनगर जो है आपका कर्नाटका में पड़ेगा, कर्नाटका, ठीक है। इस प्रकार से भारत में आपने, अब इसका भी स्क्रीनशॉट रखिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ये सवाल आते हैं कि सलेम जो है, सलेम कारखाना जो है कहाँ है, या सलेम लौ इस्पात संयंत्र कहाँ पे है, ठीक है। तो सलेम आपका तमिलनाडु में है। उसी प्रकार से विशाखापट्टनम भी पूछ सकता है कि कहाँ पे है, ये विजयनगर भी पूछ सकता है, तो आप बताने में सक्षम हो जाएंगे, ठीक है। कुछ इसमें डेट्स रहे हैं वो भी है और कुछ लोकेशन है। इस प्रकार से भारत में
लौ इस्पात कंपनियों को बढ़ावा गया। इस प्रकार भारत में लौ इस्पात कंपनियां दिन प्रतिदिन बढ़ती गई, कुछ सरकारों के सहयोग से, कुछ निजी लोगों के सहयोग से, यानी कि प्राइवेट कंपनियों के सहयोग से। इसके जो यूनिट्स हैं, इसके जो उद्योगों के ब्रांचेस हैं, यानी कि भिन्न भिन्न तरह से आपने इसका विकास देखा चरण दर चरण। ठीक है, इसमें शुरुआत में माना जाता है कि भारत में जो भी लौ इस्पात का संयंत्र लगाया गया, जो लौ इस्पात से संबंधित उद्योग स्थापित किए गए, उसमें जमशेदजी टाटा का महत्वपूर्ण हाथ रहा है। ठीक है, शायद जमशेदजी टाटा अगर ना होते उस समय तो हो सकता था कि विकास जो है कि इतना नहीं हो पाता या लेट होता। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो लोग नहीं रहेंगे तो कोई काम नहीं होगा, ऐसा नहीं है। हमसे भी बेहतर पहले लोग रहे हैं और हमसे बेहतर आने वाले भी होंगे। ठीक है, तो यह उगालते लोग कोई ना रहे कि हम नहीं तो दुनिया नष्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप नहीं तो कोई और नहीं तो कोई और, यह तो दुनिया का रीत है, ये सदियों से चला आते रहा है। तो वह जो है कि वहम मात पाली है। ठीक है, वहम ने अहम पाल रखा है कि सारे कारवा को हम ही संभाल रखा है, यह बातें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप नहीं है तो कोई और रहेगा, कोई और नहीं है तो कोई और रहेगा। या इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि अगर आप नहीं थे तो इससे पहले दुनिया नहीं चल रहा था, ऑब्वियसली चल रहा था। अगर आप नहीं होंगे तो क्या दुनिया चलना बंद हो जाएगा? बिल्कुल नहीं बंद होगा। आप उड़ालते में मत रहिए कि आपके ना रहने से किसी प्रकार का प्रभाव पड़ने वाला है। तो इसी प्रकार से मान लीजिए कि अगर जमशेदजी टाटा ना होते तो इस्पात कंपनियों का जो है कि इतना विकास से नहीं हो पाता। तो जरूरी नहीं है कि नहीं हो पाता, इससे बेहतर भी हो सकता था। ठीक है, और इससे बदतर भी हो सकता था। संभावनाएं दोनों जगह पर्याप्त मात्रा में है। एक तरह से प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है, हो भी सकता है और ना भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि संभावनाएं इसमें व्याप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले टॉपिक पर कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेकर। देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। करते करते तो हम थक गए हैं, आप तो कर नहीं रहे हैं। ठीक है, टेक केयर एंड बाय, लव यू।